वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ के लिए डिवाइस सीरीज में। हम लोग पढ़ रहे हैं आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो और ला चुके हैं इसका, जिसमें हमने इससे पहले के सवालों को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पर बताए हैं, तो एक बार उनको भी देख लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन है माल्य अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब है इसका साथियों ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत परिषद क्या था? तो बेसिकली भारत परिषद जो है 1861 के आसपास बना था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी परिषद बनाई जिसका काम था भारत क्षेत्र के लिए जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना और भारत के लिए कानूनों का निर्माण करना। कहा तो ये भी क्या था कि इसमें भारतीय शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। सारे के सारे अंग्रेज थे जो भारत के लिए कानूनों का निर्माण करते थे। इसीलिए इनके द्वारा बनाए गए कानून कहलाते थे भारत परिषद अधिनियम। इस तरीके से कानून जो है कहलाते थे। सही है। अब इसको ख़त्म कब कर दिया गया? इसको ख़त्म कर दिया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। अब देखो ये 1935 का जो अधिनियम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का 70% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। सीधे सीधे याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70% हिस्सा या भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा हमने कहाँ से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत से वर्मा, या जिसको आज हम कहते हैं म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। और अक्टूबर 1937 से सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। मैं दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। वैसे तो इतिहास में आप देखोगे तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बना था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर एलिजा एम्पे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हमें दिखाई दे रहा है उसकी। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है संविधान के जो है भाग दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो मतलब एक तरफ भाग दे रखे हैं, दूसरी तरफ नाम दे रखे हैं, किसमें क्या है? और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो संविधान के भागों से सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो, नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही बात है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, नहीं, ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दे रहा है? 7, गलत है ये। नगर पालिकाएं 9A में है, बिल्कुल सही बात है। और निर्वाचन भाग 15 में है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, संविधान के भागों को प्रयास करना कि रोमन में ही आप याद रखो, क्योंकि पेपर में रोमन में ही आते हैं। हिंदी में ऐसे करके लिख के 15 या 8 या 7 नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, आगे है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये संविधान के प्रमुख आर्टिकल है और उनसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, पहला अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के आपको अधिकार होगा कि आप किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करें, अनुच्छेद 25 में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक हितों के वर्ग मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में बिल्कुल सही है। लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 23 में नहीं है साथियों, आर्टिकल 22 में है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये किस में है? ये है आर्टिकल नंबर 22 में, 23 में नहीं है, तो ये गलत है। अब देखो, यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं और आपको इनमें से जो है सही आंसर चुनना है। पहला कथन देखिए, पहला कथन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, ये है कथन। कारण क्या है? अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है।
अब देखो एक बार फिर से इसको पढ़िए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन करने हेतु होता है। यानी राज्य के जो कानून बनते हैं, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, वो इसीलिए है जिससे वह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सही से लागू करवा सके। ठीक है। अब कारण इसका क्या है? इसका कारण है इसका कारण जो है वो है ये कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों ही सही है। और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है कथन आपको बताना है। देखिए मैंने अभी जस्ट ऊपर इसके बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई। अभी जस्ट ऊपर बताया था ना, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मैंने क्या नाम लिया? सर एलिजा एम्पे, यही नाम लिया ना मैंने ऊपर। आप लोग वीडियो वापस करके देख सकते हो, एलिजा एम्पे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? इनमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि लेमचेस्टर इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, गलत, बिल्कुल गलत। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल एक, दूसरा गलत हो गया। ऐसे ही सवाल आएंगे आरओ में। आगे देखो, आगे है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यवाहक न्यायाधीश। कार्यवाहक न्यायाधीश का अर्थ क्या है पहले आप ये समझिए। कार्यवाहक न्यायाधीश का मतलब यह है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का कोई जज है, ठीक है, और वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे? हाई कोर्ट से किसी ऐसे एक जज को बुला लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता होगा, और वो व्यक्ति तब तक काम करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का जज वापस नहीं आ जाता, तब तक हाई कोर्ट का जज काम करता रहेगा। तो ये हो गया कार्यवाहक न्यायाधीश। ऐसी व्यवस्था सेम हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई जज ऐसा है जो कहीं चला गया है, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी ऐसे जज को जो कि सीनियर हो और उसकी योग्यता हो हाई कोर्ट का जज बनने की, उसे हाई कोर्ट में बुला लेंगे और वो तब तक काम करेगा जब तक ये वाला जज वापस, जो हाई कोर्ट का चला गया है, वापस नहीं आ जाता। तो याद रखना, कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं और हाई कोर्ट में भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी सही होगा, बी इसका गलत जवाब है। ठीक, आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो, ये जो है सीधे सीधे सुमेलित करना है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है और कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, अंतर्राज्य परिषद कब बनाए? 1990 में बनाए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है, 1990 में ही बना है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद कब बता रहा है? 1954, ये गलत है, 1954 में नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले की वीडियो में भी आपसे चर्चा करी है। राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 को। तो ये तो 1952 में बना है, 1954 में थोड़ी बना है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो 52 होगा, ना कि 54, तो ये गलत हो गया। बाकी सतर्कता आयोग 64 में बना है, बिल्कुल सही बात है। और मानवाधिकार आयोग 93 में बना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना है एक अधिनियम के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है, आप इसको याद रखना। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि और भी आपके सवाल इसमें तैयार हो सकें। अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये सही मिलाने को आया है। आपको एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ सूची सेकंड, और इनको सही तरीके से मिलाना है। देखो, हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीके के सवाल टफ लगते हों, बिल्कुल ऐसी संभावना है। लेकिन इस प्रकार के सवाल देखिए टफ भी होते हैं और आसान भी होते हैं। कैसे कि मान लो अगर ये आपको चारों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 भी आ रहे हैं, तो फिर जो है जोड़ तोड़ करके आप इसका आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे हम चलिए इसमें करके देखते हैं। मान लो आपको इनमें से चारों के चारों नहीं पता, लेकिन एक तो आपको पता होगा। कौन सा पता होगा? कुछ नहीं पता होगा तो कम से कम ये जरूर पता होगा कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। कम से कम इतनी जानकारी होगी। अब आपको बस ये देखना है कि बी का पहला किस में है? बी का पहला, तो अगर आप ध्यान दोगे तो बी का पहला 2 में है, एक तो बी में है, एक डी में है। ठीक है, बाकियों में नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हर हालत में नहीं होगा और सी भी हर हालत में नहीं होगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी गलत हमें हटा देना है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ से हमें आंसर नहीं मिला है।
ठीक है, थोड़ा और इसमें दिमाग लगाते हैं। हमें ये भी पता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, खूब हमने पढ़ रखा है, या आप लोगों को पता होगा, दल बदल से। तो डी का क्या हो गया, डी का हो गया दूसरा। अब आपको ये देखना है डी का दूसरा किस में है। तो डी का दूसरा साथियों केवल और केवल लास्ट वाले में है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो इस एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया, सही आंसर पता कर लिया, जबकि हमें चारों के चारों नहीं पता थे, केवल 2 ही पता थे। और कभी कभार तो एक से भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी को केवल इतना पता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, केवल इतना, बाकी तीनों से पता नहीं, ना 7वां पता है, ना 8वां पता है, ना 9वां पता है, उसे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है 10वीं अनुसूची बराबर दल बदल। तो उसे बस क्या करना है, उसे बस एक देखना है, डी का दूसरा। और अगर लक बढ़िया रहा जैसे इस सवाल में है तो डी का दूसरा केवल एक ही में है, बाकी उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सवाल ऐसे ही हो गया। तो देखा आपने, ये सवाल जो है इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पंचायतें भाग 9 में है, बिल्कुल सही बात है। अगर बोलता नगर पालिका तो हो जाता 9A। नगर पालिकाएँ देखो आगे आ गया, ये है भाग 9A में। सहकारी समितियाँ भाग 9B में। और अधिकरण जो है ये भाग 10 में नहीं है साथियों, गलत है, ये है भाग 14A में। एक बार मैं आपको भारतीय संविधान के सारे भाग एक साथ दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे भाग हैं, इनको बस एक बार हमें पढ़ना है। देखिए संविधान के भाग और उनसे जुड़े अनुच्छेद, ठीक है, भाग देख लो एक बार, भाग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 1 में आपको मिलेगा संघराज क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। भाग 2 में मिलेगा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में मिलेगा मूल अधिकार, 12 से लेकर 35। भाग 4 में मिलेगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेकर 51। भाग 4A में मिलेगा मौलिक कर्तव्य, 51A आर्टिकल में, ठीक है। भाग 5 में मिलेगा संघ, 52 से 151। भाग 6 में मिलेगा राज्य। भाग 7 में मिलेगा राज्य का दूसरा हिस्सा, ठीक है। भाग 8 में मिलेगा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जो अभी ऊपर सवाल पूछा गया था। भाग 9 में मिलेगा पंचायत, ठीक है, ये ध्यान रखना, पंचायत वाले इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में मिलेगा पंचायत, 9A में मिलेगा नगर पालिका और 9B में मिलेगा सहकारी समितियां, जो भी पेपर में सवाल पूछा गया है। 10 में मिलेगा जनजाति क्षेत्र, ध्यान रखना। 11 में मिलेगा संघ राज्य संबंध, ठीक। भाग 12 में मिलेगा संपत्ति वित्तवाद और भाग 13 में मिलेगा व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में मिलेगा संघ राज्य के अधीन सेवाएं और 14A जो अभी पेपर में सवाल पूछा गया है उसमें मिलेगा ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण। यही तो पूछा गया था पेपर में अभी, ठीक है। भाग 15 में मिलेगा चुनाव। भाग 16 में मिलेगा विशेष उपबंध। भाग 17 में मिलेगा भाषा, ठीक है। भाग 18 में मिलेगा आपातकालीन उपबंध, याद रखना 352, 356, 360 यही है, ठीक, महत्वपूर्ण है। भाग 19 में मिलेगा विविध। भाग 20 में मिलेगा संविधान संशोधन। भाग 21 में मिलेगा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और भाग 22 में मिलेगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि। तो ये हो गए हमारे संविधान के प्रमुख भाग, आपको इनको याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर पूछ रहा है भाग 16 का संबंध किससे है, तो अभी जस्ट हमने जो है लास्ट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो भाग 16 का संबंध किससे है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, याद रखना, सीधे सीधे पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया है, विधान परिषद में कितने माह तक पढ़ा रह सकता है। देखो अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक तो भाई 14 दिन रुकेगा, बात खत्म, तुम पास करो, यानी विधान परिषद पास करे तो भी ठीक, ना पास करे तो भी ठीक, वो पास हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर सवाल है कि अगर धन विधेयक नहीं है, कोई साधारण विधेयक है, तो वो अधिकतम वहाँ पर कब तक रहेगा, तो वो वहाँ पर 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने बाद ऑटोमेटिक पास होकर दोबारा विधानसभा में आ जाएगा, चाहे विधान परिषद पास करे या ना करे। इसीलिए साथियों विधान परिषद का होना या ना होना एक ही बात है। विधान परिषद है तो भी बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बढ़िया बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि विधान परिषद का गठन केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि राज व्यवस्था से या राज व्यवस्था में ये अपना कोई खास योगदान नहीं देता है, ना ही इसके पास कोई पावर है, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को
निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी हम लोग के पास जो अधिकार है ना कि 18 साल के होकर के आप वोट डाल दोगे, ये किस आर्टिकल में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल अपने आप में, ठीक है, जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है आर्टिकल 326 में, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 हमें बताता है कि हम किस उम्र पर वोट डाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही फेमस है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज और उससे जुड़ी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको उनके बारे में पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। पंचायती राज का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो, सही मिलान इनका हमें करना है। देखिए, पीके थुंगन जो समिति है इसका गठन हुआ है 1988 में। इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है इसमें, जो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, वो है बलवंत राय मेहता समिति, जो आज़ादी के जस्ट बाद बनी 1957 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है भारत में पंचायती राज का जनक, ठीक है। भारत में पंचायती राज के जनक कौन है भैया? भारत में पंचायती राज के जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता, याद रखना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, ठीक है। या इनको जो है इसका या फिर हम कहें इसको जो है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका शिल्पी भी कहा जाता है, इस तरीके से भी आता है, ठीक है। तो पहले का हो गया। चौथा, ठीक है, अशोक मेहता जो समिति है ये बनी है 1977 में। बीआर मेहता मैंने अभी आपको बताया 1957 में, और एलएम सिंघवी संबंध का एलएम सिंघवी जो समिति है इसका संबंध है 1986 से। और ये सभी समितियां जो है किससे जुड़ी हैं? अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप आंसर करोगे पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामीण स्थानीय सुशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यानी पंचायती राज नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है गांधी जी ने। गांधी जी की एक अवधारणा थी जिसे कहा जाता है ग्राम स्वराज, ठीक है, या हम इसे कहते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है, या ग्राम स्वराज का मतलब है कि गांधी जी का कहना यह था कि अगर आपको वास्तविकता में देश का विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप गांव का विकास करिए, क्योंकि गांव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। उनका कहना था कि वास्तविक भारत गांव में निवास करता है, ग्रामों में रहता है, तो अगर आपको भारत का विकास करना है तो आपको गांव का विकास करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अगला सवाल, अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत, ठीक। तो छुआछूत को किस अधिनियम के या किस आर्टिकल के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है? तो छुआछूत को साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 पूरी तरीके से खत्म करता है, ठीक। और अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत संबंधी भेदभाव करते हो तो आप पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अगर आपने किसी के साथ जाति सूचक कोई भेदभाव किया तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी अधिनियम का जो अगला रूप है, जो आज के समय में बहुत ही फेमस है, जिसे हम कहते हैं SC/ST एक्ट, इसके अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगी, और ये आया है 1989 में। इनको भी आपको याद रखना है, जब आप अस्पृश्यता पढ़ते हो तो आपको SC/ST एक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 40 से 400, 50 से 450, 50 से 500 या 600 से 500, मतलब सॉरी 60 से 500। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है 60, न्यूनतम 60, अधिकतम 500, ठीक है। ये नियम यहाँ पर बनाया गया है कि कम से कम जो है वो 60 और अधिक से अधिक 500। लेकिन साथियों, ये जो कम से कम वाला जो बैरियर है ना, ये उन राज्यों में लागू होता है जहाँ आबादी कम से कम 1 करोड़ है। यहाँ पर आबादी कितनी है? 1 करोड़ है, वहाँ तो ये 60 वाला बैरियर लागू होगा। लेकिन जिन राज्यों में आबादी 1 करोड़ से कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे राज्यों में जहाँ पर आबादी बहुत कम है वहाँ पे सदस्य संख्या कम भी हो सकती है, ठीक है, 40 तक चली जाती है। जैसे गोवा वगैरह में जो विधानसभा है उनकी सदस्य संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है यहाँ पर इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई बनी है 1963 में, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया 1964 में, ये भी ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय जो भी बहुत चर्चा में, इसे कहते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बनाया सन 2000 में। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1985 में नहीं बना है, ये गलत है। ये कब बना है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने लोगों को पता है कि ये कानून कब बना। आगे देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? लोकपाल का मतलब है कि ये जो है भ्रष्टाचार संबंधी जो शिकायतें हैं उन पर तेजी से काम करेगा और उनको निपटाने का एक महत्वपूर्ण योगदान, उनको निपटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये पहली बार लोकपाल बिल को, मतलब लोकपाल को बनाने की संस्तुति की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे 1967 में जो बना था, मोरारजी देसाई। आगे देखो, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से हैं? वो हैं दिल्ली और पांडिचेरी। ध्यान रखना, 70वें संविधान संशोधन से पहले इन दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, इस वजह से इनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। बाद में संशोधन करके इनको ये अधिकार दे दिया गया। तो दिल्ली और पांडिचेरी आज के समय में विधानसभा चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब सॉरी, दिल्ली और पांडिचेरी आज के समय में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, यानी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जितने भी नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते, ये नियम है और ये नियम फॉलो भी होता है। लेकिन एक संस्था ऐसी है साथियों जो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, किसी में भाग नहीं लेती, लेकिन पूरी मौज उसके सदस्यों को दिलवाई जाती है। और वो संस्था कौन सी है? वो है विधान परिषद। विधान परिषद एक ऐसी संस्था है जिसका होना ना होना एक बराबर है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसका एक बड़ा महत्व है। जो लोग विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते उनको विधान परिषद में भेज दिया जाता है, जिससे नेतागिरी आराम से जो है चलती रहती है। तो विधान परिषद एक ऐसी संस्था है जो ना राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और ना ही प्रत्यक्ष रूप से इसके पास कोई पावर है। तो इसका होना ना होना एक बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक, देखो जरा, पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243(3) में किया गया है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में वे निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इनमें साथियों पहला कथन तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये गलत है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 334 में जो आरक्षण की बात है वो SC/ST के लिए है। ठीक है, और उनका आरक्षण और ये पंचायत में महिलाओं के आरक्षण का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। पंचायती चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और जब तक पंचायत का चुनाव चलेगा तब तक ये सीटें आरक्षित रहेंगी। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं आगे। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायत को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया, पहला कथन। ठीक है, और दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये जुड़ा हुआ है पंचायती राज को, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात यहाँ की गई है। इसका शहरी निकाय से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही नहीं है। आगे देखो, कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ठीक है,
ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन है ये पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह और चौथा आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति को यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये आपात का आधार नहीं हो सकता, बल्कि इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को, यानी जो ऊपर वाला है, इसको जोड़ दिया गया। पहले ये था, लेकिन 44वें संशोधन के अंतर्गत इसको हटा दिया और अब इसके स्थान पर जोड़ दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। तो आज के समय में जो है साथियों, वो आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन पर आपको विचार करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं। और दूसरा, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, इनमें से केवल पहला कथन ही सही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में वो जवाबदेह हैं, लोकसभा में जो भी उनसे सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि वो तब तक ही अपने पद पर रहते हैं जब तक भारत का प्रधानमंत्री चाहता है, लेकिन संविधान में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो राष्ट्रपति के लिए ही हुआ है, तो हम उसको ही सही मानेंगे। ठीक है, कि संघ के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्य करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है प्रधानमंत्री की। तो ये हुए साथियों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।